एक पैकेज में उतार कर ले आई है पठान। और डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, पठान आया है तो पटाखे भी साथ लाया है। तो ऐसा ही कुछ माहौल थिएटर्स में भी था। इस बेहतरीन मूवी को मैंने खुद जाकर बड़े पर्दे पर एंजॉय किया। YRF यानी कि यशराज फिल्म्स ने अपना एक नया स्पाई यूनिवर्स क्रिएट किया है। साफ शब्दों में कहूँ तो जिस तरीके से MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जिस तरह शुरू हुआ था, एक एक एवेंजर ने असेंबल होकर एक बड़े दुश्मन के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी थी, सेम ऐसा ही यूनिवर्स यानी कि DCEU डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स देशों दुनिया से तगड़े दमदार सुपर हीरोज को इकट्ठा करके एक बड़े विलन्स के खिलाफ लड़े। अब इसकी शुरुआत हमारे बॉलीवुड में भी हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हुई थी टाइगर अभी जिंदा है 2017 से, जिसके बाद आई वॉर जो कि रिलीज हुई थी 2019 में, और अब इसका थर्ड पार्ट यानी कि पठान। इन तीनों मूवीज के ही आपस में लिंक्स जुड़े हैं, यानी कि ये छिपे हुए रो एजेंट्स देशों दुनिया के बड़े खतरों से हिंदुस्तान को बचाते आ रहे हैं। वेल मूवी में सलमान भाई का कैमियो तो जरूर था और वो पर्सनली मैंने एंजॉय भी किया, मगर ऋतिक का वेट कर रहा था वो नहीं आए। मगर उनकी कमी आशुतोष राणा यानी कि कर्नल सुनील लूथरा ने जरूर पूरी करी। किंग खान जो कि जाने जाते हैं अपने बेहतरीन लुक्स और ऑन टाइम डायलॉग डिलीवरी के लिए, बस जब भी स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बात पठान मूवी में भी थी। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है सना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। वक्त दिखाया गया है 5 अगस्त 2019 का, जगह है पाकिस्तान। यहाँ के जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 सालों का वक्त है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आ रही थी कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर का कहना था कि ये तो सरासर पागलपन है, जबकि जनरल का कहना था कि अब जंग होगी। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। जिसके बाद वो कॉल लगाते हैं एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आउटफिट एक्स। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, लीडिंग बाय जॉन अब्राहम यानी कि जिम। जनरल का जिम से कहना था कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिस पर जिम ने रिप्लाई करता है कि आपका काम हो जाएगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। वेल डॉक्टर ने जनरल को ऑलरेडी कह दिया था कि अब आपका लाइफ सर्कल खाली 3 सालों का है, मगर इन 3 सालों में तो जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे से खत्म करने के बारे में ही सोच लिया था। जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 3 साल आगे और हमें दिखाया जाता है अफ्रीका की एक कंट्री में कई सारे आतंकवादी इलीगल वे में बंदूकें खरीद रहे हैं। वहीं एक शख्स और आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उसका नक्शे में से नामो निशान मिट जाए। इस मिसाइल की खास बात ये थी कि ये चलने पर रडार में कभी डिटेक्ट नहीं होती और कुछ ही पलों में जहाँ गिरती है वहाँ की सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है। ये जगह पूरी तरीके से अवैध यानी कि इलीगल थी, लेकिन तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक आ पहुंचा है, मगर वो इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि इस वक्त उसे एक VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। और फिर दिखाया जाता है VIP ट्रीटमेंट, जहाँ पर एक शख्स को कुर्सी पर बैठाकर बहुत ही बुरी तरीके से उसकी धुलाई पिटाई करी जा रही थी, मगर काफी मुक्के और लात घूसे खा लेने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होता और अपने सिर्फ एक सवाल पर अटका था। और यही धांसू एंट्री होती है नन अदर देन किंग खान शाहरुख खान की, बोले तो पठान। डीलर के पास आया शख्स भी उससे पूछने लगता है कि आखिर पठान तुम जिंदा कैसे बचे, तुम्हें तो आज से 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। लेकिन ये सब तो पठान की एक चाल थी, उसने ऑलरेडी रस्सी से अपने हाथों को खोल लिया था और वहाँ मौजूद गुंडों को खत्म करके उस बंदे से एक ही सवाल था कि रुबई कहाँ पर है। वेल अब 4 सालों के बाद इतनी शानदार मूवी आई है तो फाइट एंड एक्शन होना तो लाजमी था। तो यहाँ पर काफी सारी गोलियां चलती हैं, हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से पूरी जगह की ऐसी की तैसी कर दी जाती है और यहाँ से हमारे पठान मियाँ उस बंदे को अपने साथ लेकर उड़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ हमें यहाँ की ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। वेल नाम तो डिम्पल कपाड़िया है, लेकिन पूरी फिल्म में इन्हें मैम के अलावा और कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि विकिपीडिया और कास्ट भी मैंने चेक करी तो इस मैम ही नाम लिखा रहा है, तो मैम से काम चला लीजिएगा। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि इन्हें रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। अब फ्रेंच स्पेशलिस्ट हूँ तो थोड़ी फ्रेंच तो झाड़ूंगा। वेल जिस जगह वो खड़ी थी उस जगह लिखा था सॉर्थ, और इंग्लिश में सॉर्थ का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि वो जस्ट रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रही थी और तभी वहाँ की CCTV फुटेज में उसकी इमेज कैप्चर हो गई। मैम का रुबई से पुराना लेना देना था, इसलिए वो दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन में बैठकर रुबई को पकड़ने के लिए निकलती है। वहीं उनके साथ बैठा एजेंट उनसे पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से है, जिन पर वो कहती है कि आखिर तुम पठान के बारे में जानते क्या हो। बड़ी क्यूरियसनेस के साथ वो एजेंट फिर से पूछता है कि मैंने उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, जब भी उनका कोई जिक्र होता है हर कोई बस सहम जाता है, उनके बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करता। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उनके बारे में ऐसी क्या बातें हैं जिसके जबान पर आते ही सभी के लफ्ज थरथरा जाते हैं। और यहाँ से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है पठान की। म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया, मगर इसमें वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए उसे दिल्ली की सीक्रेट हॉस्पिटल
हॉस्पिटैलिटी में रखा गया था। और जब हमारी डिम्पल जी उनसे मुलाकात करने के लिए गई तो वहाँ पता चला कि उन्होंने तो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को पूरा फिट करके एक नए मिशन की ओर लग चुका है, जिसका नाम था जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्हें की अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन सभी की टीम बना लूं तो हम सभी सीक्रेटली उन सभी का खात्मा कर पाएंगे। मगर कपाड़िया जी का कहना था कि इस काम के लिए मुझे न जाने कितनी सारी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? और वैसे भी अब तो उनके रिटायरमेंट के दिन आ चुके थे, लेकिन पठान कहता है कि देश के लिए करना एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। और फाइनली कपाड़िया जी मान जाती हैं, जिसके बाद हमें वहाँ की एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। वहीं पर एंट्री होती है आशुतोष राणा जी की, यानी कि वॉर मूवी से सुनील लूथरा जी की। उनका मानना था कि ये टीम वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सिर्फ अंडों से निकले छिलके हैं, इन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जबकि पठान और उसकी टीम उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उस काम से सिर्फ और सिर्फ देश की भलाई ही होगी। हमारे गुप्त सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जहाँ पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस एक्टिविटी को और ज्यादा अलर्ट कर दीजिए और मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेगी। और फिर हाई बजट वाली मूवी के हाई बजट प्लेसेस को दिखाया जाता है, यानी कि दुबई की शूटिंग, बड़ी बढ़िया गाड़ियां, लंबी बिल्डिंग्स और काफी सारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन तभी पठान को क्लिक होता है कि ये सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन दो साइंटिस्ट को वहां से ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस तक स्प्रेड होती और सभी अपने पोजीशन को ले पाते, मगर तब तक दूसरी तरफ जॉन अब्राहम उर्फ जिम पहुंच चुका था अपने बंदूका को लेकर और एक ही शॉट में दोनों साइंटिस्ट की कार के चिथड़े कर देता है और अपने चॉपर को बुलाकर उन दोनों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। बट मूवी के हीरो मतलब पठान जी कैसे पीछे रह सकते हैं। दोनों के बीच में 1-on-1 जबरदस्त फाइट होती है। वेल फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि इस फाइट के दरमियान होते हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिम एक एक्स रॉ एजेंट रह चुका है, देश के लिए वो मर चुका है और इन्हीं वजह से वीर गति को प्राप्त होते हुए उसे एक मेडल भी मिला था। लेकिन जिस मिशन के दौरान उसके साथ ऐसा हुआ उसमें उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी मारा गया और इसी वजह से अब उसने अपने देश के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के बारे में सोचा और बन गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए ही काम करता है, अब चाहे उसमें किसी देश का नुकसान हो या फिर फायदा। हालांकि अपने इस काम में जिम कामयाब तो हो गया था, मगर फिर भी पठान हार नहीं मानना चाहता था और वो अपनी टीम से बात करके उसे पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है। पठान को अपनी टीम से रुबीना खान नाम की एक लड़की के बारे में पता चला था जो कि उनके ग्रुप के साथ काम कर रही थी, इसलिए जब पठान उस पर नजर रखने के लिए जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। और अब क्योंकि जिम भैया बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो खुद का काम धंधा संभालने के लिए अपने दुश्मन को बिना मारे ही हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं और पीछे अपनी टीम को कह देते हैं कि काम संभाल लेना, और काम में हो जाती है गड़बड़। यानी कि यहाँ पर रुबीना जी मिल जाती हैं पठान जी के साथ में और कहती हैं कि जिस तरीके से तुम एक सोल्जर हो और यहाँ पर जिम का खात्मा करने के लिए आए हो, वैसे ही मैं भी ISI की एक एजेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडरकवर एजेंट होकर काम कर रही हूँ। अब इन दोनों का टीम अप तो हो जाता है, लेकिन इनका अगला शिकार था जिम, जो कि पकड़ में कैसे आएगा उस चीज की दोनों प्लानिंग लगाने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि जिम अपनी अगली डिलीवरी 1 हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर फैल गया आसमान में तो पूरी की पूरी इंसानियत को ही खत्म कर देगा। अब ये रक्त बीज कहीं जिम के हाथ में लग जाए, इसीलिए ये दोनों पहुंचते हैं रशिया। लेकिन यहाँ पहुंचने पर इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, यहाँ का एक सीक्रेट वॉल्ट। ये इतना ज्यादा मजबूत था कि इसे ना ही बम से तोड़ा फोड़ा जा सकता था, ना ही लेजर से काटा जा सकता था और ना ही इसमें ड्रिल करके अंदर जाया जा सकता था। खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इसका ताला और चाबी। जहाँ ये दोनों ही चीजें 2 अलग अलग शख्स के हाथों में थी। अब हमारे पठान भी है स्मार्ट रो एजेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया, रशिया के ठरकी ऑफिसर के पास भेज देते हैं ये रुबई को, जो कि उसके फिंगरप्रिंट्स उठा ले आती है। वहीं दूसरी कैरन मैडम के घर खुद पहुंच जाते हैं। एक फनी सीन भी था यहाँ पे, कैरन। फिंगरप्रिंट्स के मिल जाने के बाद में इनका अगला टास्क था इन्हीं के ऑफिस से ताले और चाबी को चुराना, जो कि थे शहर के अलग अलग हिस्सों में। और इस चोरी को कंप्लीट करने के लिए ये हेल्प लेते हैं 2 शानदार और प्रोफेशनल पायलट्स का। और काफी मेहनत मशक्कत के बाद में फाइनली ये लोग उस चोरी को अंजाम दे देते हैं और उसमें से निकाल ले आते हैं रक्त बीज। लेकिन यहाँ हो जाती है एक गड़बड़, यानी कि रुबई मैडम दे देती है पठान जी को धोखा और फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि खुद जिम उस रक्त बीज को पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं था और पठान ये काम आसानी से
से कर सकता था, इसीलिए उसने रुबई को चारा बनाकर उसके पास भेजा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में और कपाड़िया जी आकर बताती हैं कि ये हमारा एजेंट नहीं है, ये पता नहीं कौन है, इसको 2 गोली मार दो और किस्सा यहीं पर खत्म करो। पठान इस बारे में सोचने लगता है कि मैं तो देश के बारे में सोच रहा था, कहीं उस पर कोई खतरा ना आ जाए, उसे रोकने के बारे में सोच रहा था और आज मेरी ही लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। जिसके बाद उसे मेन जेल में ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं, मगर रशिया, हिंदुस्तानी या फिर कोई और भी जासूस अपने देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए ट्रेन में जाते जाते उस पर कई सारे गुंडों के हमले करवा दिए जाते हैं। पठान जी खूब धुलते हैं, खूब धुलते हैं। फिर आता है एक दमदार कैमियो, बोले तो सलमान भाई। अब 2 बड़े सुपर हीरो हैं तो सुपर फाइट होनी तो बनती है। वेल 15-20 मिनट लंबी CGI वाली फाइट चलती है और यहाँ से हम ऑडियंस को पता चलता है कि ये है टाइगर अभी जिंदा है कि मेन लीड टाइगर, जो कि फाइट को खत्म करने के बाद सबको फोड़ फाड़ देने के बाद में जाते जाते पठान जी से कहकर जाते हैं कि मरना मत, मेरा एक और बड़ा मिशन है, वहाँ तेरी जरूरत पड़ेगी तो आना जरूर। एक पेन किलर खुद खाते हैं, एक पठान जी को देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। कहानी वापस से इंडिया में आती है और यहाँ पर डिम्पल कपाड़िया जी पहुंच चुकी होती है पठान के पास में रुबई का फोटो लेकर और बताती है कि हमने इसे फ्रांस में डिटेक्ट किया है। अब पठान जी को तो ऑलरेडी रुबई पर गुस्सा था तो वो पहुंच जाते हैं सीधा फ्रांस और वहाँ पहुंचकर उसे गन पॉइंट कर लेते हैं, जहाँ पर रुबीना खान का कन्फेशन स्टार्ट होता है। बेसिकली उसके मन में उसकी देशभक्ति जाग चुकी थी। जिम जिस काम के लिए उस रक्त बीज का इस्तेमाल करने वाला था, उससे कई सारे मासूमों की जान जाने वाली थी और ये बात पहले रुबई को नहीं पता थी। और जब उसे बात पता चली तो उसका मन बदल गया और फाइनली उसने पठान के साथ टीम अप कर लिया। इस बीच हमें इन दोनों एजेंट्स की एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ पठान बताता है कि आज से कई सालों पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल में GPS लोकेशन को लॉक कर दिया गया और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर है। तो उस जगह को पूरी तरीके से खाली करवाया गया और सिर्फ 1 मिनट बचा था मिसाइल को उस जगह पर गिरने में, मगर पठान ने काफी दिलेरी से उस मोबाइल को आसमान में फेंका और वो मिसाइल उससे जाकर टकराई। हालांकि लोगों की जान तो बच गई, लेकिन 3 महीनों तक पठान अफगानिस्तान के उस छोटे से कस्बे में ही रह गया। मगर वहाँ के लोगों ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि तू हमारा बेटा है पठान और तुझे जब भी कभी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तेरी मदद करेंगे। वहीं रुबई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसके पिता, जो कि एक आम इंसान थे, रोज अपने काम पर जाते और वापस आते एक बार उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और टेररिस्ट घोषित करते उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा। और यही रीजन था कि रुबई ने अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले डॉक्टरेट की पढ़ाई करी और उसके बाद अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए ISI में ज्वाइन हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया में और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जिस वायरस को जिम भारत पर गिरवाने के लिए बनवाना चाहता था वो अब कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट उससे फिर भी एक बार पूछता है कि क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो, क्योंकि सचमुच अगर ऐसा किया तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। मगर इसके पीछे जिम की पुरानी खुन्नस थी। जिस तरीके से उसने अपना परिवार खोया है वो चाहता था कि हिंदुस्तानी एजेंट्स देखें कि आखिर परिवार वालों को खोने का दुख क्या होता है। इतने में यहाँ पर 2 सुपर हीरोज यानी कि पठान जी और रुबई जी की एंट्री हो जाती है और अगेन धमाधम फाइट होती है। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मूवी की काफी हद तक कॉपी करी गई है। बर्फ में चेस सीक्वेंस, लंबी चौड़ी गन फाइट और इसी के साथ अच्छे वाले CGI। पूरी लड़ाई का कंक्लूजन ये निकलता है कि उसके पास में 2 ऑर्ब्स थे। ऑर्ब यानी कि जिसके अंदर वायरस भरा होता है, गोले। एक तो जिम भैया यानी कि जॉन इब्राहिम ले जाते हैं और दूसरे पठान जी के पास में आ जाते हैं। और जब पठान जी लैब में उस ऑर्ब को खुलवा कर ये चेक करवाते हैं कि आखिर वायरस को किस तरीके से डिसलोकेट किया जाए, तो पता चलता है कि उस गोले में तो सिर्फ और सिर्फ पानी भरा था। इतने में ही यहाँ पर जिम भैया का वीडियो कॉल आता है और वो बताता है कि इस ऑर्ब को टोटल 3 लेयर्स में बनाया गया था। नंबर 1 लेयर को क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में ये वायरस था, जो कि इस ऑर्ब के खुलते ही वहाँ के एनवायरनमेंट में फैल गया। नंबर 2 पर एक ओपन एयर वैक्यूम था, जो कि इसे दूर तक स्प्रेड करने में मदद करता है। और नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ पानी था, ताकि जब आप मरो तो इस पानी को पीकर मर जाना। इसी के साथ जिम उस वायरस के फैल जाने के बाद में इंसान के शरीर में होने वाले दर्द को भी मापता है। यानी कि अगर पेन को स्केल किया जाए 0 से लेके 10 तक, तो इस वायरस को अगर शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस इंसान को स्केल 13 या 14 का पेन होगा। उन सभी साइंटिस्ट में मैम यानी कि डिम्पल जी भी शामिल थी और धीरे धीरे करके उनके सूट्स, उनकी बॉडी पर भी उस वायरस का इफेक्ट होने लगा था। रक्त बीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि काफी सालों पहले फैले इस बड़ी सी महामारी ने हजारों करोड़ों लोगों की लाशें बिछा दी थी, मगर अब हर देश के पास में इस स्मॉल पॉक्स का इलाज था। लेकिन जिम भैया इतने बुद्धू थोड़ी नहीं थे। पिछले 2 साल से उन्होंने जिस साइंटिस्ट को इस काम पर लगा रखा था, उसका काम था इस वायरस को म्यूटेट करना।
ये वायरस जहाँ पर भी गिरता सिर्फ 3 घंटों में ही अपने पेशेंट को इन्फेक्ट करके उसकी जान ले लेता। यानी कि अगर ये किसी शहर में गिरा और कोई इंसान अगर उस शहर से 3 घंटे से पहले बाहर नहीं निकल पाया तो यानी कि वो बीमारी उस पूरे शहर को खत्म कर देगी। और अब क्योंकि इस लैब के इस बड़े से ग्लास कंटेनर में ही ये वायरस अवेलेबल था तो यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे ताकि ये वायरस और बाकी जगह फैलकर बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करे। और यहाँ से आती है कहानी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जिस शख्स को पठान शुरुआत में हेलीकॉप्टर से लेकर भागा था उसकी धुलाई पिटाई करी जाती है और पूछा जाता है कि अब बता जिम अपने वायरस और मिसाइल का इस्तेमाल कौन से देश पे कौन सी जगह पर करने वाला है। हालांकि बंदे को ये तो नहीं पता था कि वो मिसाइल किस जगह पर गिरने वाली है, मगर उसे ये पता था कि उसे लॉन्च कहाँ से करने वाले हैं। वो जगह थी अफगानिस्तान। इसीलिए पठान मियां अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान बड़ी ही शानदार एंट्री के साथ। बेसिकली इस वक्त लाहौर के कमांडर जिन्होंने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को खत्म करने का सौदा किया था वो आज अपनी डिलीवरी लेने के लिए आए थे इस रक्त बीज वायरस की। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मिले तो जनरल कमांडर गुस्सा हो गए कि तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ मुझे मिलेगा तो आखिर ये कोई और यूज कैसे कर सकता है। तो जिम भैया अपने कुछ सैनिक वहां पर भिजवाते हैं, चेक करवाते हैं कि भाई क्या दिक्कत हो गई, मेरे यूज करने से पहले ये वायरस किसने यूज कर लिया। लेकिन ये सब कुछ पठान की एक चाल थी। ये वो शहर था जिसकी उसने आज से कई सालों पहले मदद करी थी। ये लोग उसके परिवार थे और इन्हीं सभी बातों का फायदा उठाकर पठान मियां ने उन आने वाले सैनिकों के कपड़े पहनकर खुद ही जिम को पकड़ लिया। अब एक्शन मूवी है तो अगेन धुलाई पिटाई, और इस बार तो दीपिका पादुकोण यानी कि रुबई जी भी कैसे पीछे रह सकती थी। तो केजीएफ के रॉकी बनकर बड़ी वाली मशीन गन को उठाकर धड़ धड़ करके पूरी जगह की ऐसी की तैसी कर देती है। लेकिन जिम मॉरिसन मतलब जॉन इब्राहिम, उनके गेम के अगले पत्ते क्या होने वाले हैं ये किसी को भी पता नहीं होता था। इस वक्त जो सबसे बड़ा वायरस था वो उस मिसाइल में था ही नहीं। जिम ने उस वायरस को ऑलरेडी दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में छिपा दिया था और उस वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पर लगा लिया था। अब जहाँ एक तरफ पठान की टीम उस बड़ी सी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पठान यहाँ पर जिम का सामना कर रहा था। दोनों के बीच वापस से मस्त फाइट होती है। मीनवाइल दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने वाली थी और वक्त बचा था सिर्फ 2 सेकंड, यानी कि अगर टाइम खत्म तो वायरस पूरे के पूरे प्लेन में फैल जाता और जिन लोगों में फैलता वो आकर बाकी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते, जिससे पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता। अब जैसे कि एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार को कहते हैं कि यही आखिरी मौका है, तो वैसे ही लूथर जी हमारे पठान को कहते हैं कि यही आखिरी मौका है, तो वो भी बिल्कुल चक्कू की नोक पर घुस जाते हैं और उस बटन को दबाने से पहले रोक देते हैं। और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है, यानी कि जो लोग उस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले थे उन सभी की जानें बच जाती है और पठान जी अपने आखिरी दुश्मन को भी खत्म कर देते हैं, मगर जाने से पहले उसकी वीर गति वाला मेडल रख लेते हैं, जिसकी असली हकदार और कोई नहीं बल्कि उनकी मैम डिम्पल कपाड़िया जी थी, जिनका असली नाम या फिर उनकी डेजिग्नेशन पता नहीं चली मूवी में। अगर आप लोगों को पता चली हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, लूथर जी आते हैं पठान जी के पास में और एकदम बिल्कुल एवेंजर असेंबल वाली स्पीच देते हैं कि हमें वापस से टाइगर और कबीर को इस गैंग में लाना पड़ेगा और देशों दुनिया से हमारे भारत को बचाना पड़ेगा, जिसमें तुम सभी की हेल्प लगेगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। वेल इस मूवी का एक पोस्ट